हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन माय क्लासरूम। आज हम लोग नेग्लिजेंस का जो लेसन पहले देख चुके हैं उसका एक पार्ट कह सकते हैं आप, या फिर ये इंडिपेंडेंटली भी आ जाता है। छोटा एक कंपैरेटिवली शॉर्ट इसका शॉर्ट नोट आ जाता है, तो हम आज वो देखेंगे। दैट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, दैट इज़ योगदायी उपेक्षा। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि योगदायी उपेक्षा, जो योगदान कर देना, अपना कॉन्ट्रीब्यूट कर देना, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है। कॉन्ट्रीब्यूट कौन करेगा या योगदान कौन करेगा? खुद प्लेंटिफ करेगा, क्योंकि प्लेंटिफ जो हर्ट हो रहा है वो डिफेंडेंट के नेग्लिजेंस से हर्ट हो रहा था। तो अगर वो खुद, प्लेंटिफ जो हर्ट हो रहा है, जो ग्रीवेंस पार्टी है, अगर वो खुद भी केयरलेस है और जो जो घटना या जो एक्सीडेंट अकर हो रहा है, जो वो हर्ट हो रहा है, उसमें अगर वो खुद का योगदान डाल देता है, खुद भी केयरलेस है और उसमें कंट्रीब्यूट कर देता है और खुद की केयरलेसनेस से खुद को नहीं बचा पाता है, तो दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। आप, आई होप आप समझ रहे होंगे कि खुद की केयरलेसनेस से खुद को ही नहीं बचा पाना, दैट इज कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लेंटिफ। वादी की खुद की उपेक्षा इज कॉल्ड कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। सुनिए आप, योगदायी उपेक्षा वादी की, जैसे मैं वादी हूँ क्योंकि मैं ग्रीवेंस पार्टी हूँ और डिफेंडेंट ने मेरे प्रति जो नेग्लिजेंटली बिहेव किया था उससे मैं हर्ट थी और मैं प्लेंट लेकर गई थी, तो मैं प्लेंटिफ हूँ, मैं वादी हूँ। तो योगदायी उपेक्षा वादी की अपनी उपेक्षा होती है दूसरे के द्वारा, डिफेंडेंट के द्वारा, दूसरे के द्वारा की गई उपेक्षा के परिणाम से, उसके जो परिणाम से मैं हर्ट हुई थी, दूसरे के द्वारा की गई उपेक्षा के परिणाम से अपनी उपेक्षा के कारण अपने को न बचा पाना, खुद को नहीं बचा पाई मैं, क्योंकि मैं खुद भी केयरलेस थी। तो खुद को ना बचा पाना, जबकि अपने को बचाना संभव था, मेरे पास चांस था कि मैं खुद को बचा सकती थी, साधन उपलब्ध थे, जबकि अपने को बचाना संभव था, ऐसे साधन उपलब्ध थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो दैट इज कॉल्ड योगदायी उपेक्षा, जो मेरी तरफ से बरती गई। तो आप इसको बहुत इजी इंग्लिश में सुनेंगे। व्हेन द पर्सन हु हैज सफर्ड डैमेज, आई एम द पर्सन हु हैज सफर्ड डैमेज, मैंने डैमेज को सफर किया, मैं प्लेंटिफ हूं। तो व्हेन द पर्सन हु हैज सफर्ड डैमेज इज ऑल्सो गिल्टी ऑफ सम नेग्लिजेंस, अगर वो खुद भी कुछ कुछ नेग्लिजेंस का, सम नेग्लिजेंस का, सब थोड़ी सी कुछ उपेक्षापूर्ण व्यवहार का गिल्टी है, अगर उसने ऐसा किया है, एंड हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द डैमेज, और अगर मैंने खुद ने भी अपने को ही हो रही डैमेज, अपने को ही हो रही नुकसान में मैंने खुद का ही कंट्रीब्यूशन कर दिया, तो वो योगदायी उपेक्षा कहलाएगी, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस कहलाएगी। इन अदर वर्ड्स, द प्लेंटिफ आई एम हैड नॉलेज ऑफ द एग्जिस्टिंग डेंजर, अगर मुझे प्लेंटिफ को एग्जिस्टिंग डेंजर का नॉलेज है कि ये जो चीज़ हो रही है, जैसे मैं रोड पे चल रही हूँ, ड्राइव कर रही हूँ और सामने से बहुत स्पीडी कोई या बहुत बुरी तरीके से कोई अगर चला रहा है कोई व्हीकल और वो टूवर्ड्स मी आए जा रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, तो मैं ये सोचकर कि मैं तो लेफ्ट हैंड साइड में बहुत केयरफुल तरीके से और बहुत कम स्पीड पे आराम से चला रही हूँ, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं हो रही है, तो मैं उस के पास आते आते तक भी मैंने खुद को साइड नहीं किया, जबकि मेरे पास साधन उपलब्ध थे, जबकि मेरे पास टाइम था खुद को बचाने का, और मैंने ऐसा नहीं किया ये सोचकर कि मैं तो अपनी लेन में बिल्कुल सही चल रही हूं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो सुनिए, इन अदर वर्ड्स, द प्लेंटिफ हैड नॉलेज, मुझे नॉलेज थी, मुझे ज्ञान था, ऑफ द एग्जिस्टिंग डेंजर, कि जो डेंजर था वहां पे उसका मुझे नॉलेज था, और ऑफ द डिफेंडेंट्स नेग्लिजेंस, और या फिर मुझे डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस का, डिफेंडेंट की उपेक्षापूर्ण कृत्य जो कर रहा था वो, उसका नॉलेज था, एंड दैट द प्लेंटिफ अवॉइडेड सच नेग्लिजेंस और डेंजर, और प्लेंटिफ ने उस नेग्लिजेंटली जो बिहेव कर रहा था वो, उसका और उस खतरे का, डेंजर का, को अवॉइड किया। तो ये कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस फ्रॉम द साइड ऑफ प्लेंटिफ, वादी की तरफ से कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस कहलाएगी, योगदायी उपेक्षा कहलाएगी। आप ये कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, जो योगदायी उपेक्षा है, बेस्ड ऑन दिस फैक्ट, वो इस तथ्य पर आधारित है दैट द प्लेंटिफ केयरलेस था, प्लेंटिफ जो था वो केयरलेस था, लेकिन प्लेंटिफ ने अपनी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस बेस्ड ऑन दिस फैक्ट दैट द डिफेंडेंट,
जो डिफेंडेंट था वो केयरलेस था, लेकिन प्लेंटिफ ने अपनी केयरलेसनेस से, मैंने खुद की भी असावधानी से, केयरलेसनेस से डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस और एक्सीडेंट के बीच की दूरी को ख़त्म कर दिया। मतलब मैं उस एक्सीडेंट को बचा सकती थी, लेकिन मैंने खुद की केयरलेसनेस से डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस और उस एक्सीडेंट की दूरी को, जो उसमें मैं बचा सकती थी अपने आप को, उसको मैंने ख़त्म कर दिया। तो आप ये कहेंगे कि इट इज़ नॉन एक्सरसाइज, मैंने अपनी तरफ से, इट इज़ नॉन एक्सरसाइज बाय द प्लेंटिफ, मैंने अपनी तरफ की जो सच ऑर्डिनरी केयर, इट इज़ नॉन एक्सरसाइज बाय द प्लेंटिफ ऑफ, प्लेंटिफ मैं हूं जो मैं बचा सकती थी, मेरी तरफ से मैंने क्या नहीं किया, सच ऑर्डिनरी केयर जो मुझे करनी चाहिए थी। ऑर्डिनरी केयर बहुत ही एक साधारण सा जो सावधानी थी, वो जो मुझे बरतनी चाहिए थी, वो मैंने नहीं बरती। डिलीजेंस, मैंने ऐसा कोई परिश्रम नहीं किया, कुछ ऐसा काम नहीं किया, परिश्रम नहीं किया कि मैं खुद को बचा सकूं। और मैंने स्किल, अपनी योग्यता को नहीं यूज किया। तो आप कहेंगे इट, स्किल का मतलब है अपनी योग्यता, जैसे मैं कैसे भी ऊपर चढ़ जाती या कुछ भी अपने आप को बचाती, अपने साइड में ले लेती या कैसे भी करती, बट वो मैंने नहीं किया। तो आप सुनिए, इट इज़ नॉन एक्सरसाइज, मैंने इस चीज़ को नहीं यूज किया, एक्सरसाइज नहीं किया। इट इज़ नॉन एक्सरसाइज बाय द प्लेंटिफ ऑफ सच ऑर्डिनरी केयर, डिलीजेंस, परिश्रम, एंड स्किल, योग्यता, as would have been avoided the consequence of the defendant's negligence. डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस का जो कॉन्सिक्वेंस हुआ, जो परिणाम हुआ कि मेरे साथ उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको मैंने अपनी ऑर्डिनरी केयर, डिलीजेंस और स्किल, अपनी योग्यता से उसे नहीं ख़त्म किया, नहीं दूर किया। तो आप इसको कह सकते हैं कि प्लेंटिफ की खुद की केयरलेसनेस है जो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस कहलाती है। और एक चीज़, डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस किसी चोट का प्रॉक्सिमेट कॉज नहीं है। मतलब डिफेंडेंट का जो नेग्लिजेंस है वो अगर जो चोट मुझे लगी है या जो कॉन्सिक्वेंस हुआ है, जो परिणाम हुआ है, जो मैं हर्ट हुई हूँ, अगर उसके पास का कारण नहीं है तो ये लॉ में नहीं माना जाता। आप ये कहेंगे कि जैसे पास का कारण होना चाहिए, डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस किसी चोट का प्रॉक्सिमेट कॉज होता है, पास का कारण अगर नहीं है तो ये उसकी आपकी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस मानी जाएगी। एक केस आप लिखिए, इसको और बताती हूँ मैं। थॉमस वर्सेस क्वार्टरमेन का केस इसमें आएगा। थॉमस, THOMAS, थॉमस वर्सेस क्वार्टरमेन, QUARTER, क्वार्टरमेन, MAINE, आपकी बुक्स में मिल जाएगा। क्वार्टरमेन के केस में ये एक मैक्सिम बताया गया, ये एक सूत्र बताया गया कि एस्टैब्लिश हुआ एक सूत्र कि कानून हमेशा प्रॉक्सिमेट कॉज को देखता है, पास के कारण को देखता है, दूर के कारण को नहीं। मतलब अगर आप पास का कारण नहीं था, आप डिफेंडेंट जो कार्य कर रहा था या नेग्लिजेंटली जो कार्य कर रहा था जिससे आप हर्ट हुए, तो अगर वो पास का कारण नहीं है किसी घटना का, तो उसे कानून नहीं देखेगा। द लॉ टेक्स इनटू कंसिडरेशन ओनली द प्रॉक्सिमेट कॉज। कानून कंसिडरेशन में लेना, कि कंसिडर करना, जैसे हम कहते हैं कि यू हैव टू कंसिडर दिस पॉइंट, कि आपको ये पॉइंट तो देखना ही पड़ेगा। तो लॉ जो है, कानून जो है, वो द लॉ टेक्स इनटू कंसिडरेशन ओनली द प्रॉक्सिमेट कॉज। हमेशा कानून जो है वो हमेशा पास के कारण को देखता है, एंड नॉट द रिमोट वन। रिमोट वन मतलब दूर के कारण को नहीं देखता। रिमोट से मतलब होता है, जैसे आप रिमोट से AC चलाते हैं, रिमोट, तो रिमोट मतलब वो दूर के कारण को नहीं देखता है, कानून हमेशा पास के कारण को देखता है। तो इसलिए अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं नेग्लिजेंस में, अगर डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस में आप भी कंट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ये कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस आपकी तरफ से कहलाई जाएगी, मानी जाएगी, और जो आपको हर्ट हुआ है उसके लिए जो डिफेंडेंट है वो लायबल नहीं माना जाएगा। लास्ट, अभी और एक लास्ट अपॉर्चुनिटी के केस में भी हम देखेंगे। एक और इसमें आप केस लिखिए, बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्टर का, BUTTERFIELD, बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्टर, FORESTER,
TER फॉरेस्टर। इसमें प्लेंटिफ जो था, जो वादी था, उसको कॉम्पेंसेशन के लिए उस कॉम्पेंसेशन उसको प्राप्त करने का अधिकारी नहीं माना जाता है, क्योंकि वो अगर ऐसा वो कहा गया कि अगर वो अपनी जनरल केयर साधारण सी सावधानी से बरतता अगर, तो अपने नुकसान को रोक सकता था। इसमें आप फैक्ट्स बुक्स में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो डिफेंडेंट था उसने एक पोल को, एक लंबे से पोल या एक खंबा जिसको आप बोलेंगे, उसको एक तरफ रोड के एक तरफ से दूसरी तरफ डाल रखा था। बट डिफेंडेंट को डाल रखा था, और प्लेंटिफ हॉर्स राइडिंग करता हुआ, घोड़ा चलाता हुआ, हॉर्स राइड करता हुआ वहां पर निकला और उससे वो हर्ट हुआ और गिर गया। बट यहाँ प्लेंटिफ डिफेंडेंट को लायबल इसलिए नहीं ठहराया गया क्योंकि अगर जो प्लेंटिफ था, अगर वो साधारण सी केयर करता, देखता कि आगे कुछ है, तो वो अपने आप को बचा सकता था। बट उसने केयरलेस तरीके से हॉर्स राइडिंग करता हुआ बहुत जोर से आया वो, और उससे हर्ट हुआ और वो गिर गया। लेकिन यहाँ पे अगर वो ऑर्डिनरी केयर यूज करता तो उसको हर्ट नहीं होता। और इस रूल उसके मतलब इसमें जो प्लेंटिफ को कॉम्पेंसेशन के लिए अधिकारी नहीं माना गया। बट बाद में इस रूल को क्रिटिसाइज भी किया गया और एक इसको मॉडिफाई किया गया, थोड़ा इसमें सुधार लाया गया और एक न्यू रूल सामने आया जिसको इन्होंने लास्ट अपॉर्चुनिटी का रूल कहा। अंतिम अवसर का सिद्धांत जो इसको बोला गया, जिसको एक बेस्ट सिद्धांत माना गया। आपको एक शॉर्ट नोट में अंतिम अवसर का सिद्धांत दिया जाता है, लास्ट अपॉर्चुनिटी का सिद्धांत दिया जाता है। तो जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि लास्ट अपॉर्चुनिटी जिसके पास अपने आप को बचाने की होगी, तो वो अगर नहीं उसको यूज करेगा तो वो लायबल नहीं होगा डिफेंडेंट, और प्लेंटिफ को कॉम्पेंसेशन मिलने का अधिकार नहीं होगा अगर लास्ट अपॉर्चुनिटी जिसके पास होगी, अगर प्लेंटिफ के पास होगी और उसको वो यूज नहीं करेगा। तो इसमें एक केस आप लिखिए, नाम लिखिए, एक नेम उसका केस का लिखिए, रेडाल वर्सेस लंदन रेलवे कंपनी, REDAL रेडाल वर्सेस लंदन रेलवे कंपनी, LONDON लंदन रेलवे कंपनी। इसमें जो प्लेंटिफ था वो ओनर था कोल माइंस का, कोयले की खदानें जो होती हैं उसका ओनर था। और जो डिफेंडेंट था वो ट्रक ड्राइवर था। तो इसमें क्या हुआ कि प्लेंटिफ ने बहुत ज़्यादा कोयला ट्रक में भर दिया, बहुत ज़्यादा उसका उसको ओवरलोडेड कर दिया ट्रक को। तो लेकिन जो डिफेंडेंट था, ड्राइवर था, उसने वो चला दिया ट्रक, और उसने देखा नहीं कि ये ओवरलोडेड है, या ये इससे अगर मैं इसको ब्रिज के ऊपर चढ़ा दूंगा तो वो ब्रिज टूट सकता है। उसने उसके ऊपर चढ़ा दिया उसको, और बट प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराया गया क्योंकि दुर्घटना में जो डिफेंडेंट था उसने उसको ट्रक ड्राइवर जो डिफेंडेंट था उसको लायबल ठहराया गया इसके लिए कि वो जो ब्रिज पर उसने उसको चढ़ा दिया था और ब्रिज तोड़ दिया था, इसके लिए डिफेंडेंट को लायबल ठहराया गया क्योंकि अंतिम अवसर का सिद्धांत डिफेंडेंट के पास था, ट्रक ड्राइवर के पास था, कि अगर वो देखता कि ओवरलोडेड ट्रक को अगर मैं पुल के ऊपर, ब्रिज के ऊपर चढ़ा दूंगा तो वो टूट सकता है। वो उसको ये देखना चाहिए था कि उसको इतने ओवरलोडेड ट्रक को ब्रिज के ऊपर ना चढ़ाए। बट उसने अंतिम अवसर जो उसके पास था उस दुर्घटना को बचाने का, उसने उसे खत्म कर दिया था, और इसलिए जो दुर्घटना को बचाने का अंतिम अवसर जो उसके पास था उसने उसको यूज नहीं किया था, और इसलिए डिफेंडेंट ट्रक ड्राइवर को लायबल ठहराया गया। This is all about in this topic. Okay, thank you so much. This is all about in this topic. Okay, thank you so much.